नैनीताल के पास एक छोटे से घर में ब्रिजेश अपनी पत्नी कावनी, बेटी गुड़िया और बेटे अशोक के साथ रहता था। ब्रिजेश मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए दोनों बच्चे पूरे दिन घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे। सुनो जी, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। मेरे भैया और मम्मी कब से मुझे बुला रहे हैं। हर बार मैं किसी न किसी वजह से नहीं जा पाती। इस बार सोच रही हूँ कि बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं। सब लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे और बच्चों का भी मन बदल जाएगा। अरे कावनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बच्चे तेरे गांव नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि वहां ना घूमने की कोई जगह है, ना कोई बड़ा बाजार और ना ही कोई ढाबा या होटल जहां जाकर कुछ नया खा सकें। उन्हें गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने में गुड़िया और अशोक बाहर खेलकर घर लौट आए। बेटा, अब स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मैंने सोचा है कि इस बार हम सब नानी के घर चलें। तुम्हारे मामा, नानी और नाना तुम दोनों को बहुत याद करते हैं। कितने महीनों से कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर आओ, वहाँ सब लोग मिलकर खूब मस्ती करेंगे। सच मम्मी, हम नानी के घर जाएंगे? वाह, मुझे तो नानी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मामा भी मुझे हर बार मेले में घुमाने ले जाते हैं। पिछली बार गए थे तब उन्होंने मुझे गुड़िया और ढेर सारी टॉफियां दिलाई थी। मैं तो अभी से अपना सामान पैक कर लेती हूँ। लेकिन अशोक ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नानी का गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है। यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं और शाम को पार्क में घूमते हैं। गांव में तो बस खेत ही खेत है। वहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। गांव सिर्फ खेतों का नाम नहीं होता। वहाँ अपने लोग रहते हैं, अपना परिवार रहता है। नानी और नाना तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कितनी बार फोन पर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो उनका दिल टूट जाएगा। मम्मी, लेकिन वहाँ इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता। खेलने के लिए मेरे दोस्त भी नहीं है। मैं पूरे दिन क्या करूँगा? मुझे तो यहाँ ही अच्छा रिलक्टेंस है। देखो बेटा, हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती होती है। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें और होटल हैं, लेकिन गांव में खुली हवा, हरियाली, पेड़ पौधे, नदी और अपनापन मिलता है। इंसान को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बस 2-4 दिन की ही तो बात है बेटा। अगर तुम्हारा मन नहीं लगा तो तुम्हारे पापा खुद आकर तुम्हें वापस ले आएंगे। लेकिन बिना देखे किसी जगह को बुरा कहना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है मम्मी, आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 2 दिन बाद भी मेरा मन नहीं लगा तो मैं पापा के साथ वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह ब्रिजेश, कावनी की गुड़िया और अशोक चारों लोग जल्दी उठ गए। कावनी ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और फिर जरूरी सामान बैग में रख लिया। गांव जाने वाली बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। पिताजी, एक बात बताइए, गांव में भी एसी लगा होगा ना? अगर एसी नहीं होगा तो इतनी गर्मी में लोग रहते कैसे होंगे? मुझे तो बिना एसी के रात को नींद ही नहीं आती। अरे बेटा, तू एक एसी की बात कर रहा है। वहाँ तो कई घरों में पंखा भी नहीं होता। लोग खुली हवा में सोते हैं, पेड़ों की ठंडी छाया में बैठते हैं और रात को ऐसी ठंडी हवा चलती है कि रजाई ओढ़नी पड़ जाती है। क्या? पंखा भी नहीं? फिर तो मैं वहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगा। अजीब बेकार की बातें क्यों बता रहे हैं? बेटा, गांव की हवा इतनी शुद्ध और ठंडी होती है कि वहाँ एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। शहर में लोग दिन रात बंद कमरों में रहते हैं, इसलिए छोटी सी उम्र में ही तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन गांव के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों में काम करते हैं। मम्मी सही कह रही हैं। मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पेड़ है, खेत है, जानवर है और नानी भी है। मम्मी, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मेरा मन नहीं लगा तो मैं 2 दिन बाद पिताजी के साथ वापस आ जाऊंगा। बाद में मुझे मत रोकना। ठीक है बेटा, लेकिन पहले गांव को अच्छी तरह देख तो ले। बिना देखे किसी जगह को बुरा कहना ठीक नहीं होता। पिताजी, गांव में कोई बड़ा बर्गर वाला होटल तो होगा ना? मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत है। अगर वहाँ ये सब नहीं मिला तो मैं क्या खाऊंगा? अरे बेटा,
गांव में लोग होटलों के भरोसे नहीं रहते। वहाँ हर घर में ताज़ा खाना बनता है। देसी घी की रोटी, ताज़ी सब्जी, दही, मक्खन, दूध और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं। एक बार खा लिया तो शहर का बर्गर भी भूल जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो शहर की चीजें ही अच्छी लगती है। पता नहीं मम्मी को भी गांव जाने की क्या जरूरत थी। स्कूल की छुट्टियों में हम किसी बड़े शहर घूमने चले जाते तो कितना मजा आता। बेटा, घूमना फिरना अपनी जगह है, लेकिन अतः रिश्तेदारों से मिलना भी बहुत जरूरी होता है। नानी और मामा तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ थोड़ा समय बिताओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। करीब कुछ घंटों सुंदरपुर गांव पहुंच गई। चारों बस से उतरकर पैदल कावनी के मायके की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे बंसीलाल के घर पहुंच गए। दरवाजे पर जैसे ही बंसीलाल की नजर अपनी बहन कावनी पर पड़ी, वह खुशी से दौड़कर आया और बोला, अरे बहन, आज तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तू सच में आ गई। कितने साल हो गए तुझे गांव आए हुए। ऐसा क्या है उस शहर में जो अपने गांव और अपने लोगों को ही भूल गई? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं तो हर साल आने की सोचती हूँ, लेकिन इन बच्चों की वजह से नहीं आ पाती। पूरे रास्ते यही कहते रहे कि गांव में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन्हें शहर की जिंदगी ही सबसे अच्छी लगती है। बड़ी मुश्किल से इन्हें मना कर लाई हूँ। अरे बेटा, लगता है तुमने गांव को सिर्फ फिल्मों में देखा है। अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ भी अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, स्कूल है, खेल के मैदान हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग दिल से जीते हैं। शहर की तरह किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता, लेकिन गांव में पूरा गांव ही एक परिवार होता है। मामा, अगर आपकी बात सच निकली और मुझे गांव इतना पसंद आ गया, तो फिर मैं वादा करता हूँ कि छुट्टियां खत्म होने के बाद भी बार बार यहाँ आऊंगा और शायद गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। शाम धीरे धीरे ढल गई। पूरे गांव में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। बंसीलाल ने घर की छत पर चारपाइयां बिछा दी। अरे मम्मी, वाह, कितनी ठंडी और साफ हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 एसी एक साथ चल रहे हों। शहर में तो इतनी ठंडी हवा कभी महसूस ही नहीं हुई। यहाँ तो बिना पंखे और एसी के भी कितना सुकून मिल रहा है। हाँ, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आएगी। बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि गांव की खुली हवा किसी भी एसी से कम नहीं होती। पहले के लोग इसी खुली हवा में सोते थे, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और पूरी उम्र स्वस्थ रहते थे। आज शहरों में लोग एसी वाले कमरों में बंद रहते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती, इसलिए छोटी छोटी उम्र में ही बीमार पड़ जाते हैं। इंसान ने आराम की चीजें तो बढ़ा ली, लेकिन अपनी सेहत खो दी। बिल्कुल सही कह रही हो। शहर में सुबह से रात तक बस काम काम और सिर्फ काम। हाँ, पैसे कमाने की दौड़ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ना परिवार के साथ समय मिलता है और ना ही अपने लिए। लेकिन गांव में भले ही कम पैसे हों, फिर भी लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देती है। हाँ, असली अमीरी तो यही है। भैया, गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पड़ोसी भी परिवार जैसा होता है। शहर में तो कई बार लोग अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। सच में मामा, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। थोड़ी देर बाद सभी लोग बातें करते करते सो गए। ठंडी हवा में अशोक को ऐसी गहरी नींद आई कि उसे सुबह होने का भी पता नहीं चला। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में आने लगीं। मम्मी, बंसी मामा कहाँ हैं? मुझे उनसे एक जरूरी काम है। बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे मामा खेत पर चले जाते हैं। खेती विताक आदि शुरू हो जाता है, लेकिन तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? मम्मी, मेरा कई दिनों से बर्गर और चाउमीन खाने का मन कर रहा है। मामा ने कहा था कि अब गांव भी शहर जैसा हो गया है, इसलिए मैं उनके साथ जाकर बर्गर खाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन पहले देख लेना कि तुम्हारे मामा तुम्हें क्या खिलाते हैं। अशोक तुरंत खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर पर उसने बंसीलाल को खेत में काम करते देखा। मामा, मामा! अरे अशोक बेटा, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? मामा, आपने कहा था कि अब गांव भी शहर जैसा हो गया है,
तो बताइए, यहाँ बर्गर और चाउमीन मिलते हैं या नहीं? अरे बेटा, इस गांव में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसे खाने के बाद तुम बर्गर और चाउमीन का नाम भी भूल जाओगे। चलो मेरे साथ। दोनों गांव के मशहूर ओम प्रकाश के ढाबे पर पहुंच गए। ढाबे में ताजे देसी घी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। अरे ओम प्रकाश भाई, जरा हमारे भांजे के लिए एक बढ़िया सी प्लेट लगाओ। आज इसे असली देसी खाने का स्वाद चखाना है। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म दाल, देसी घी से चमकते पराठे, ताजा मक्खन और खुशबूदार चावल की प्लेट सामने आ गई। अशोक ने पहला निवाला मुंह में रखा। जैसे ही उसने खाना चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह मामा, ये कितना स्वादिष्ट है। मैंने तो शहर के बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। ये तो बर्गर और चाउमीन से भी कई गुना अच्छा है। मैंने पहले ही कहा था बेटा, गांव में खाने की हर चीज ताजी और असली होती है। खेत की सब्जियां, घर का घी, शुद्ध मसाले और ताजा अनाज। शहर में ज्यादातर चीजें मिलावटी होती हैं, इसलिए स्वाद भी कम होता है और सेहत भी खराब होती है। लेकिन गांव का खाना शरीर को ताकत देता है। मामा, अब मुझे समझ में आ गया कि लोग गांव के खाने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैं तो अब रोज यहीं आकर खाना खाऊंगा। बेटा, किसी जगह की असली पहचान वहां की इमारतों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों, प्रकृति और अपनापन से होती है। और यही गांव की सबसे बड़ी ताकत है। अब धीरे धीरे अशोक का गांव में मन पूरी तरह लगने लगा था। कुछ ही दिनों बाद सुंदरपुर गांव में भीषण सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, फसलें सूखकर बर्बाद हो गई थी और किसानों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा नुकसान बंसीलाल की फसल को हुआ। उसने अपनी पूरी मेहनत और जमा पूंजी खेती में लगा दी थी। एक शाम बंसीलाल उदास होकर अपने खेत में बैठा सूखी फसल को देख रहा था। बहन, इस बार तो सब कुछ खत्म हो गया। पूरी फसल सूख गई। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, वो भी खेती में लग गए। अब समझ नहीं आ रहा कि अगली फसल कैसे बोऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैं दोबारा खेती भी कर पाऊंगा। भैया, हिम्मत मत हारो। जिंदगी में एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। अगर खेती में बार बार नुकसान हो रहा है और सरकार से भी कोई खास मदद नहीं मिल रही, तो क्यों ना तुम कोई दूसरा काम शुरू करो। बहन, मैं बचपन से खेती ही करता आया हूं। मुझे खेती के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं। मैं नया काम शुरू भी करूं तो क्या करूं? अगर उसमें भी नुकसान हो गया तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तभी पास खड़ा अशोक सोचते हुए बोला, मामा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बेटा, बताओ। मामा, आपने देखा होगा कि गांव में हर जगह देसी खाना मिलता है, लेकिन यहाँ बर्गर, चाउमीन, सैंडविच या दूसरी शहर वाली चीजें कहीं नहीं मिलती। शहर के लोगों को देसी खाना अच्छा लगता है क्योंकि वह उनके लिए नया होता है। उसी तरह गांव वालों को भी अगर कुछ नया और स्वादिष्ट खाने को मिलेगा तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। क्यों ना आप गांव में एक छोटा सा शहरी ढाबा खोल लें? अरे वाह, नरकी ने तो बहुत अच्छी बात कही है। आजकल लोग नए स्वाद की तलाश में रहते हैं। अगर खाना स्वादिष्ट हुआ तो लोग दूर दूर से भी आएंगे। भैया, मुझे भी अशोक की बात बिल्कुल सही लग रही है। खेती का भरोसा अब मौसम पर है, लेकिन मेहनत से चलाया गया कारोबार इंसान खुद संभाल सकता है। एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है, अगर तुम सबको मेरी मेहनत पर भरोसा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। अपने बचे हुए पैसों से गांव की सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा खोलता हूं। जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन बंसीलाल ने अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा साफ सुथरा ढाबा तैयार किया। उसने ढाबे में बर्गर, चाउमीन, सैंडविच और कुछ दूसरी शहरी चीजें बनानी शुरू कर दी। शुरुआत में गांव वाले दूर से खड़े होकर हैरानी से देखते थे। उसी समय गांव का मोहन अपनी पत्नी काजल के साथ वहां पहुंचा। अरे बंसी,
ये क्या? तूने तो खेती छोड़कर ढाबा खोल लिया। बड़ी जल्दी नया काम शुरू कर दिया। क्या करूं मोहन भाई, खेतों में पानी नहीं है। मेरे खेत पर अभी तक जेट पंप भी नहीं लगा। फसल सूख गई। सरकार से भी कोई खास मदद नहीं मिली। अब परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए सोचा किस्मत यहां आजमा लेता हूं। अरे भाई, काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। चल, अब इतनी तारीफ कर रहा है तो पहले हमें भी अपना ये शहर वाला खाना खिला। देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बस 2 मिनट रुको। आज तुम्हें ऐसा स्वाद दूंगा कि बार बार याद करोगे। कुछ ही देर में उसने गर्मा गर्म चाउमीन तैयार की, ताजा बर्गर बनाया और प्लेट में सजाकर मोहन और काजल के सामने रख दिया। मोहन ने पहला कौर मुंह में रखा। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह बंसी, कमाल कर दिया तूने। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहूं, शहर जाकर भी ऐसा स्वाद नहीं मिला। तूने तो गजब का हाथ दिखा दिया। भैया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए 4 बर्गर और 2 प्लेट चाउमीन पैक कर दो। आज घर पर सबको यही खिलाऊंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन ढाबे पर पहले से ज्यादा भीड़ लगी। फिर हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। देखते ही देखते अशोक और गुड़िया की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई। मामा, अब तो मैं अपने सारे दोस्तों को भी बताऊंगा कि गांव कितना शानदार होता है। अगली बार उन्हें भी साथ लेकर आऊंगा। उन्हें भी आपके ढाबे का स्वाद चखाना है। बेटा, सच कहूं तो आज मेरा ढाबा जितना भी चल रहा है, उसकी शुरुआत तुम्हारे एक छोटे से सुझाव से हुई थी। अगर तुम मुझे शहर वाला ढाबा खोलने की सलाह ना देते तो शायद मैं आज भी परेशान बैठा होता। तुमने सिर्फ मेरा कारोबार नहीं बदला, बल्कि मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी जगह के बारे में बिना देखे या बिना जाने अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। आज के गांव पहले जैसे नहीं रहे। वहां भी अच्छी सड़कें, सुविधाएं, स्वादिष्ट खाना, नए अवसर और सबसे बढ़कर